Sixth lecture from the chapter Morphology of Flowering Plants। और प्रीवियस लेक्चर्स में अभी तक हमने जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बातचीत की है उनको जरा रिवाइज कर लें। तो हमने पढ़ा है मेरिस्टेमेटिक सेल के बारे में, है ना, और हमने ये भी पढ़ा है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल है इनकी वजह से ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होता है प्लांट्स में, राइट, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स, ठीक है। देन हमने ये भी पढ़ा है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ये आपको जनरली शूट के टिप पर मिल जाएंगे और रूट के टिप पर मिल जाएंगे, है ना। फिर हमने ये भी पढ़ा है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं अगर ये डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, अगर ये डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या देंगे हमें? परमानेंट सेल्स। क्या देंगे हमें? परमानेंट सेल्स। और देन अगर परमानेंट सेल्स दोबारा से डी डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या देंगे? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ओके, तो हमने डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट भी समझा है। देन हमने ये भी पढ़ा है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनका जो नंबर है वो कभी डिक्रीज नहीं करता है। वो नंबर इसलिए डिक्रीज नहीं करता क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल माइटोसिस करके एक सेल से दो सेल बनाएंगे। एक सेल हमेशा मेरिस्टेमेटिक नेचर का मेंटेन रहेगा और दूसरा वाला सेल बस डिफरेंशिएट करेगा। तो इसका फायदा ये होता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल हमेशा अपने नंबर्स को कांस्टेंट मेंटेन रखते हैं। अब ये जो भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ा समझा वो इसलिए ताकि जो हमारा एनसीईआरटी का टॉपिक है रीजन ऑफ रूट ये हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, अब अगर हम रूट के रीजन्स को देखें तो रूट के एपेक्स से अगर हम देखें, रूट के एपेक्स से, तो रूट के एपेक्स पर हमें एक रीजन मिलेगा जो है रीजन ऑफ मेरिस्टेम। अब आपको पता है रीजन ऑफ मेरिस्टेम में सिर्फ और सिर्फ कौन सी सेल्स पाई जाएंगी? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं कि उनका सेल वॉल कैसा होता है, उनके अंदर का प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है, उनके अंदर वैक्यूल नहीं होता है। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेम को तो डिस्कस करने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, रीजन ऑफ मेरिस्टेम के अगर आप बगल में देखें, ठीक बगल में प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मतलब होता है बगल में, पास में, तो हमें मिलेगा रीजन ऑफ इलोंगेशन। और रीजन ऑफ इलोंगेशन के प्रॉक्सिमल अगर हम जाएं तो हमें क्या मिलेगा? रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो रूट के तीन रीजन होते हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेम, रीजन ऑफ इलोंगेशन और रीजन ऑफ मैचुरेशन। और ये तीन रीजन आपको टैप रूट में देखने को मिलेगा। ये तीन रीजन आपको फाइब्रस रूट में भी देखने को मिलेगा। ये तीन रीजन आपको बाकी एडवेंटिशियस रूट में भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर मैं टैप रूट की बात करूं तो टैप रूट में ये तीन रीजन्स आपको प्राइमरी रूट में भी देखने को मिल जाएंगे, सेकेंडरी रूट में भी और टर्शियरी रूट में भी, तीनों रूट्स में, ठीक है। तो इस बात में डाउट मत रखिएगा कि जो रीजन्स ऑफ रूट होते हैं वो कौन से रूट में पाए जाते हैं, फाइब्रस में या टैप में या बाकी एडवेंटिशियस रूट में, सब रूट्स में पाए जाते हैं। और रूट के टिप पर, सभी प्रकार के रूट के टिप पर तो एक ही रीजन होगा, दैट इज रीजन ऑफ मेरिस्टेम। और रीजन ऑफ मेरिस्टेम के प्रॉक्सिमल बगल में होगा रीजन ऑफ इलोंगेशन और रीजन ऑफ इलोंगेशन के बगल में होगा रीजन ऑफ मैचुरेशन। ओके, अच्छा, और हमें ये भी पता है कि रूट का जो टिप होता है उसके ऊपर क्या पाया जाता है? रूट कैप। और रूट कैप के बारे में एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि रूट कैप इज अ थिम्बल स्ट्रक्चर। अब थिम्बल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? बेसिकली इसका सिंपल लैंग्वेज में अगर मतलब समझें तो मतलब होता है पॉइंटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, पॉइंटेड स्ट्रक्चर। अब किस प्रकार का पॉइंटेड स्ट्रक्चर? एरो हेडेड स्ट्रक्चर। जैसे ये मान लीजिए तीर होता है ना, तीर, तीर के ऊपर ऐसे एरो हेड्स बने होते हैं, ऐसा ऐसा एरो हेड्स, एरो हेड्स ये। तो ये जो मैं रेड कलर से शेड कर रहा हूं पूरा, ये एरो हेड है, तो ये एरो हेड है। तो एरो हेड, एरो हेडेड स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं थिम्बल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। खैर, और रूट कैप के बारे में भी हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। रूट कैप के पास स्टैटोसाइट्स होते हैं जिसकी वजह से वो ग्रेविटी को डिटेक्ट करता है, सेंस करता है, ठीक है। पर खैर, अब क्या हमें रीजन ऑफ मेरिस्टेम में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है क्या हमें उनको डिस्कस करने की आवश्यकता है? नहीं, हमें रीजन ऑफ इलोंगेशन और रीजन ऑफ मैचुरेशन को डिस्कस करने की आवश्यकता है। ओके, तो अब अगर मैं आपको पुरानी बातें याद दिलाऊं प्रीवियस लेक्चर्स की, तो हमने पढ़ा है कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो डिवाइड करके एक सेल से दो सेल बनाते हैं। एक सेल से कितने सेल बनाते हैं? दो सेल। और दो में से एक सेल मेरिस्टेमेटिक रीजन में ही रह जाता है और एक सेल कौन से रीजन में एंटर करेगा? रीजन ऑफ इलोंगेशन में। अब हमने ये भी पढ़ रखा है कि अगर सेल रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक से पहुंच रहा है रीजन ऑफ इलोंगेशन के पास, तो क्या उसके पास पहले से वैक्यूल वगैरह रहेगा? नहीं रहेगा।
क्या उसके पास पहले से थिक सेल वॉल रहेगी? नहीं, थिक सेल वॉल नहीं रहेगी, क्योंकि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक में तो सेल्स के पास थिन सेल वॉल होता है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि जब कोई मेरिस्टेमेटिक सेल रीजन ऑफ इलोंगेशन में एंटर करता है तो उसके पास क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो चेंज आता है वो ये आता है कि रीजन ऑफ इलोंगेशन में सेल्स के अंदर बन जाता है वैक्यूल। सेल्स के अंदर क्या बन जाता है? वैक्यूल। अब वैक्यूल बनने का फायदा क्या होता है? वैक्यूल बनने का फायदा ये होता है कि सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा वाटर का इनटेक हो सकता है। रीजन ऑफ इलोंगेशन में सेल्स जो है अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा वाटर स्टोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनके अंदर वैक्यूल बन गया है। और आपको पता है कि अगर वैक्यूल के अंदर वाटर एंटर करेगा तो वैक्यूल बड़ा होगा, और वैक्यूल जब बड़ा होगा तो सेल भी बड़ा होगा, सेल इलोंगेट होगा। और सेल अगर इलोंगेट होगा तो अगर इस रीजन में सेल्स, सभी सेल्स अगर इलोंगेट होंगे, ठीक है, सभी सेल्स अगर इलोंगेट होंगे तो जो रूट की लंबाई है वो भी बढ़ेगी। इसका मतलब रीजन ऑफ इलोंगेशन में सेल्स को जाना जरूरी है, तभी जाकर के रूट्स की लंबाई बढ़ेगी। आप देखिए यहाँ पर मैंने एक मेरिस्टेमेटिक सेल दिखाया है। अब मेरिस्टेमेटिक सेल में हमें दिख रहा है न्यूक्लियस, हमें दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, हमें दिख रहा है गोल्जी बॉडी। क्या आपको यहाँ पर वैक्यूल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, और हमारे पास है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल मतलब एक ऐसा सेल वॉल जिसके पास सेल्यूलोज भी है और पैक्टीन भी है। और पैक्टीन होने का फायदा ये होता है कि पैक्टीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। पैक्टीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। अब मान लीजिए यही मेरिस्टेमेटिक सेल जो है रीजन ऑफ इलोंगेशन में एंटर करता है, तो रीजन ऑफ इलोंगेशन में एंटर करते ही सबसे पहले उस सेल के अंदर क्या बनेगा? वैक्यूल। वैक्यूल बनने का फायदा ये होगा कि उसके अंदर वाटर अपटेक ज्यादा होगा। वाटर अपटेक ज्यादा होगा तो वैक्यूल एक्सपैंड करेगा। वैक्यूल एक्सपैंड करेगा तो जो बाहर की प्राइमरी सेल वॉल है ये तो फ्लेक्सिबल है ना, ये भी एक्सपैंड करेगी, तो सेल्स इलोंगेट कर जाएंगे। इलोंगेट करने का मतलब इनका लगभग जो शेप है वो ओवल शेप हो जाएगा। और आप देखिए वैक्यूल फॉर्मेशन की वजह से जो न्यूक्लियस पहले मेरिस्टेमेटिक सेल्स में सेंटर की तरफ था, वो न्यूक्लियस किधर की तरफ शिफ्ट हो गया है? पेरिफेरी की तरफ, साइड में चला गया है वो न्यूक्लियस। गोल्जी बॉडी भी साइड में चला गया है, माइटोकॉन्ड्रिया भी साइड में चला गया है। और जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है उसमें एक और काम होता है, एक और काम ये होता है कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल उसका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। अब प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल में डिफरेंस क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो प्राइमरी सेल वॉल की तुलना में ज्यादा थिक होती है। क्यों थिक होती है ज्यादा? क्योंकि उसके पास सेल्यूलोज ज्यादा होता है प्राइमरी सेल वॉल की तुलना में। उसके पास पैक्टीन या तो बिल्कुल नहीं होगा या तो बहुत कम होगा प्राइमरी सेल वॉल की तुलना में। ठीक है, देन सेकेंडरी सेल वॉल के पास हेमीसेल्यूलोज भी पाया जाता है। तो अब एक तो सेकेंडरी सेल वॉल थिक, ऊपर से लेस फ्लेक्सिबल या नॉट फ्लेक्सिबल बिकॉज इट कंटेन्स आइदर नो पैक्टीन और वेरी लेस पैक्टीन। ऊपर से सेल्यूलोज के साथ साथ उसमें कौन जुड़ जाएगा? हेमीसेल्यूलोज। लेकिन क्या सेकेंडरी सेल वॉल रीजन ऑफ इलोंगेशन में कंप्लीट तरीके से बन जा रहा है? नहीं, बनना शुरू हो रहा है। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन में अगर आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करने होंगे तो एक तो ये कि भाई वैक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है और सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन शुरू हो रही है। और उसके बाद ये जो सेल रीजन ऑफ इलोंगेशन में था, ये रीजन ऑफ इलोंगेशन से उठ करके कहां जाएगा? रीजन ऑफ मैच्योरेशन में। तो सवाल यह है कि रीजन ऑफ इलोंगेशन में इसकी जगह कौन लेगा? सिंपल, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक्स आने वाला दूसरा सेल। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक में सेल डिवीजन थोड़ी बंद हो रहा है, सेल डिवीजन तो वहां लगातार होगा। तो अगर रीजन ऑफ इलोंगेशन से उठ करके कोई सेल रीजन ऑफ मैच्योरेशन में जा रहा है तो उसकी जगह लेने के लिए रीजन ऑफ इलोंगेशन में कोई फिर से पीछे से रीजन ऑफ मैथमेटिक्स एक नया सेल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सेल रीजन ऑफ इलोंगेशन में एंटर करेगा, रीजन ऑफ इलोंगेशन से रीजन ऑफ मैच्योरेशन में एंटर करेगा, उसके पास क्या क्या होगा? रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या क्या होता है? तो रीजन ऑफ इलोंगेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें डिस्कस करना है दैट इज प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। मान लीजिए, अब प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए एक सेल है जो रीजन ऑफ इलोंगेशन से उठ करके, रीजन ऑफ इलोंगेशन से उठ करके जा रहा है वो रीजन ऑफ मैच्योरेशन में। ठीक है, कौन से रीजन में एंटर कर रहा है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन में। ठीक है, अब रीजन ऑफ मैच्योरेशन में एंटर करने के बाद मान लीजिए वो जो सेल है उसको जाइलम सेल बनना है। क्या बनना है? जाइलम सेल। ठीक है, और जाइलम सेल में भी कौन सा सेल बनना है? ट्रैकीड। कौन सा सेल बनना है? ट्रैकीड। तो इसका प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन क्या होगा? इसका प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन ये होगा कि उसका न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा, इसका वैक्यूल खत्म हो जाएगा, इसका माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो जाएगा। बेसिकली द सेल विल बिकम डेड। लेकिन क्या ये सेल जो जाइलम अभी अभी बना है, क्या ये पूरे तरीके से डेड था? पहले से स्टार्टिंग से डेड था? नहीं,
रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक में ये लिविंग था, रीजन ऑफ इलोंगेशन में ये मेरिस्टेमेटिक था, सॉरी लिविंग था। लेकिन जब वो रीजन ऑफ मैचुरेशन में एंटर किया, रीजन ऑफ मैचुरेशन में एंटर करते ही उसे बताया गया कि भाई साहब उसे तो एक पर्टिकुलर काम करना होगा। अब मान लो वो जो रीजन ऑफ इलोंगेशन से सेल एंटर किया था, उसको काम दिया गया कि भाई साहब तुमको जाइलम का ट्रैकीड बनना है। तो वो अपने अंदर किस प्रकार के प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन करेगा? प्रोटोप्लाज्म का मतलब हमने पहले ही समझ रखा है पिछली क्लासेस में। प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी आता है, सेल ऑर्गेनल्स भी आते हैं, साइटोसॉल भी आता है, न्यूक्लियोसॉल भी आता है। तो ये क्या करेगा? ट्रैकीड बनने के लिए रीजन ऑफ इलोंगेशन से सेल जो एंटर किया है वो अपने न्यूक्लियस को खत्म कर देगा, वैक्यूल को खत्म कर देगा, माइटोकॉन्ड्रिया को खत्म कर देगा और डेड हो जाएगा बिल्कुल। फिर मान लो रीजन ऑफ इलोंगेशन से कोई फिर एक सेल गया, उसको बताया गया कि भाई साहब तुमको एपिडर्मिस का सेल बनना है। किसका सेल बनना है? एपिडर्मिस का सेल बनना है। एपिडर्मिस का सेल मतलब ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल, ये आउटर मोस्ट, ये जो रेड कलर की बाउंड्री मैंने आपको दिखा रखी है, ये रेड कलर की बाउंड्री जो मैंने आपको दिखा रखी है, दिस इज एपिडर्मिस। तो अगर रीजन ऑफ इलोंगेशन से कोई सेल एंटर करता है और उसको बताया जाता है कि भाई साहब तुम्हें जो है वो एपिडर्मिस की सेल बननी है, तो वो अपने आप को किस तरीके से मॉडिफिकेशन करेगा? तो वो क्या करेगा? वो अपने सेल वॉल को एक्सटेंड करेगा, सेल वॉल को एक्सटेंड करके ऐसा बाहर की तरफ निकाल देगा और बना लेगा रूट हेयर। क्या बना लेगा? रूट हेयर। और एपिडर्मिस की सेल अगर बनेगा तो लिविंग होती है एपिडर्मिस की सेल्स, तो इसके पास न्यूक्लियस भी होगा, इसके पास वैक्यूल भी होगा, इसके पास सब कुछ होगा। बस एक मॉडिफिकेशन ये होगा कि इसके पास रूट हेयर आ जाएगा। तो अगर हम यहां से देखें तो जो रूट हेयर है, रूट हेयर तो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, और यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होने का फायदा ये है, इस यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर के होने का फायदा ये है कि जो रूट हेयर है वो वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा। इसलिए आप देखिए रूट हेयर मैंने कौन से रीजन में दिखा रखा है? रूट हेयर मैंने रीजन ऑफ मैचुरेशन में दिखा रखा है, और रूट हेयर को मैं बाहर से दिखा रहा हूँ, बाहर, है ना। रूट हेयर को मैं ऐसा अंदर से अराइज होता हुआ नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बाहर अराइज होता हुआ दिखा रहा हूँ, क्योंकि रूट हेयर जो है वो एपिडर्मिस की सेल्स के मॉडिफिकेशन से बन रहा है। इसका मतलब ये कि रीजन ऑफ इलोंगेशन से जो सेल एंटर करेंगे रीजन ऑफ मैचुरेशन में, वो जाइलम की सेल्स भी बन सकते हैं, वो फ्लोएम की भी सेल्स बन सकते हैं, वो एपिडर्मिस की भी सेल्स बन सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनको किस लोकेशन पर भेजा जा रहा है। और जिस लोकेशन पर भेजा जाएगा, जो काम करने के लिए भेजा जाएगा, उस हिसाब से उनके अंदर का प्रोटोप्लाज्म मॉडिफाई होता है। ठीक है, तो रीजन ऑफ मैचुरेशन में तो सबसे बड़ा काम होता है कि प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन होता है। फिर सेकेंडरी सेल वॉल का कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से सेल वॉल की थिकनेस मैक्सिमम हो जाती है रीजन ऑफ मैचुरेशन में। ओके, तो आई होप आपको रीजन ऑफ मैचुरेशन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन अगले टॉपिक पर हम बढ़ेंगे, तो अगला टॉपिक है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। अब टैप रूट का नॉर्मल फंक्शन क्या होगा? टैप रूट का नॉर्मल फंक्शन होगा कि भाई साहब वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसका और काम क्या होगा? प्रोवाइड्स एंकोरेज टू द प्लांट्स, एनसीईआरटी में तो ये लिखा है। देन सिंथेसिस ऑफ प्लांट हार्मोन्स, सिंथेसिस ऑफ प्लांट हार्मोन्स, ये तो नॉर्मल फंक्शंस हो गए रूट के। मॉडिफाइड फंक्शंस क्या है? मॉडिफाइड फंक्शंस मतलब नॉर्मल फंक्शन के अलावा क्या रूट फंक्शन है टैप रूट्स के? तो सबसे एक तो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। जैसे अगर हम टैप रूट को देखें तो टैप रूट आपको कॉनिकल फॉर्म में भी मिल सकता है। कॉनिकल फॉर्म मतलब कोन लाइक, ऐसा ऊपर से ब्रॉड नीचे से पतला, कॉनिकल फॉर्म में। कॉनिकल फॉर्म में आपको किस में देखने को मिल सकता है? कैरेट में। और कैरेट हमें पता है कैरेट क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फूड, कैरेट हम कंज्यूम भी करते हैं। और कैरेट किस टाइप का रूट है? टैप रूट, ठीक है। अच्छा, फिर जो टैप रूट है वो एक और शेप ले लेता है फूड को स्टोर करने के लिए, और उस शेप का नाम है फ्यूजीफॉर्म। शेप का नाम क्या है? फ्यूजीफॉर्म। अब फ्यूजीफॉर्म शेप का मतलब क्या होता है? फ्यूजीफॉर्म शेप का मतलब होता है सिंपल स्पिंडल शेप। फ्यूजीफॉर्म शेप का सिंपल मतलब क्या होता है? स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप मतलब देखिए, यहाँ दोनों एंड की तरफ से पतला और बीच में चौड़ा, दोनों एंड की तरफ से पतला और बीच में चौड़ा, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूजीफॉर्म या फिर स्पिंडल शेप। इसका एग्जांपल क्या हो जाता है? इसका एग्जांपल होता है रेडिश, मूली। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? रेडिश या मूली। तो मूली है क्या? मूली एक टैप रूट है, टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। मूली हम खाते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर फूड स्टोर्ड है। देन हम एक और मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं टैप रूट का, दैट इज नैपी फॉर्म। नैपी फॉर्म का मतलब होता है ऊपर से एकदम बल्ज्ड और अचानक से पतला हो जाना, अचानक से थिन हो जाना। इस मॉडिफिकेशन को हम बोलते हैं नैपी फॉर्म, नैपी फॉर्म टैप रूट। और ये किस में हमें देखने को मिलता है? टर्निप में हमें मिल जाएगा, शलजम में। देन हमें बीट रूट, चुकंदर वगैरह में मिल जाएगा। तो बीट रूट हो गया, टर्निप हो गया, रेडिश हो गया,
कैरेट हो गया, ये सब किसके मॉडिफिकेशन है? टैप रूट के मॉडिफिकेशन है। और हम मॉडिफिकेशन इनको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये फूड का स्टोरेज कर रहे हैं, लेकिन ये वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा है, एंड ठीक है, एनकोरेज में मदद नहीं कर रहा है, ठीक है, और प्लांट हार्मोन्स भी बहुत कम बनाते हैं ये। ओके, अच्छा, अब हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट की। तो एडवेंटिशियस रूट, जिसमें हमने फाइबरस रूट का भी एग्जांपल पढ़ा था, फाइबरस रूट का भी एग्जांपल पढ़ा था, एडवेंटिशियस रूट का भी मेन काम क्या होता है? एडवेंटिशियस रूट का मेन काम होता है वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन, प्रोवाइड एनकोरेज टू द प्लांट, देन सिंथेसिस ऑफ प्लांट हार्मोन्स, ये सब तो काम होता ही है, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स, ये सब तो होता ही है फंक्शन एडवेंटिशियस रूट का नॉर्मली। बट उसके अलावा क्या फंक्शन होता है? तो उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये मॉडिफाइड फंक्शन है, ये प्रॉप रूट का फॉर्मेशन। प्रॉप रूट के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रॉप रूट क्या है? मॉडिफिकेशन एडवेंटिशियस रूट का, जहां पर प्रॉप रूट जो है वो ना ही वाटर और मिनरल अब्सॉर्ब कर रहा है, ना ही वो कोई हार्मोन बना रहा है, लेकिन वो काम क्या कर रहा है? सपोर्ट। तो ये उसका फंक्शन हो गया, मॉडिफाइड फंक्शन हो गया। देन हमने पढ़ा था स्टिल्ट रूट का एग्जांपल मेज के केस में, ठीक है, मेज के केस में, शुगर केन के केस में, तो वहां पर भी जो स्टिल्ट रूट था वो वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन भी नहीं कर रहा था, ना ही कोई हार्मोन वगैरह बना रहा था, लेकिन वो एक काम कर रहा था सपोर्ट का, जो कि एक मॉडिफाइड फंक्शन है एडवेंटिशियस रूट का, ठीक है। फिर हमने एग्जांपल पढ़ा था फोटोसिंथेटिक रूट्स का, फोटोसिंथेटिक रूट्स का, किसमें हमने पढ़ा था फोटोसिंथेटिक रूट्स का एग्जांपल? ट्रेपाबाई स्पाइनोसा में। किसमें हमने पढ़ा था? ट्रेपाबाई स्पाइनोसा में। तो वहां पर जो इसका फोटोसिंथेटिक रूट था, या एसिमिलेटरी रूट्स भी हम बोलते हैं, एसिमिलेटरी रूट्स, एसिमिलेटरी रूट्स, है ना, फोटोसिंथेटिक रूट या फिर एसिमिलेटरी रूट्स। ये जो ट्रेपाबाई स्पाइनोसा का एसिमिलेटरी रूट्स था, ये भी कैसा रूट था? एडवेंटिशियस रूट था, और एक मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट था, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। रूट का जो मेन काम है वो तो कर नहीं रहा है, मॉडिफाइड फंक्शन कर रहा है। कौन सा मॉडिफाइड फंक्शन? फोटोसिंथेसिस का। ओके, तो आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट वगैरह रहता है तो वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।